नमस्कार। आज का हमारा विषय है हरियाणवी सांग परंपरा का उद्भव और विकास। हरियाणा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विधा सांग परंपरा ये किस तरह से प्रचलित हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है और आज विकास के पथ पर किस तरह से अग्रसर है, उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हरियाणा क्षेत्र से चलती हुई ये सांग विधा आज पूरे विश्व भर में प्रचलित है, प्रसारित हो रही है। तो आज हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए हरियाणवी सांग परंपरा नामक इस विषय को लेकर के उपस्थित हैं। सांग हिंदी शब्द स्वांग का अपभ्रंश है। उत्तरी भारत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्यों में प्रचलित सांग एक प्रकार की संगीतमयी नाटिका होती है। ऐसा नाटक जो संगीत युक्त होता है, यानी कि उसमें जैसे नाटक में हम देखते हैं कि वो डायलॉग्स होते हैं इसमें, लेकिन ये सारा ही नाटक जैसे गायन विधि से होता है। पूरा नाटक गीत के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसमें लोक कथाओं को लोकगीत, संगीत, नृत्य आदि से नाट्यबद्ध किया जाता है कि जो भी नाटक का सार है या नाटक दर्शाया जाना है वो लोकगीत हरियाणवी भाषा के माध्यम से गीत, संगीत और नृत्य के द्वारा उसकी प्रस्तुति की जाती है। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक श्री राम नारायण अग्रवाल जी ने लिखा है कि स्वांग का एक नाटक रूप उत्तर मध्य काल में उत्तर तथा मध्य भारत में ख्याल के नाम से विकसित हुआ था। उत्तर मध्य काल अर्थात रीति काल, पूरा मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्य काल है रीति काल। तो उन्होंने लिखा है कि जो नाटक उस समय प्रचलित थे रीति काल में उत्तर तथा मध्य भारत में, इसे नाटक ना कहकर हरियाणवी भाषा में ख्याल के नाम से प्रसारित किया जाता था। यानी कि जो संगीत में नाटक होते थे वो ख्याल के नाम से प्रचलित थे। पंजाब में भी इसे ख्याल के नाम से जाना जाता रहा है। राजस्थान में तुर्रा कलगी, मालवे में मांझ तथा ब्रज क्षेत्र में भक्त और हरियाणा तथा मेरठ में सांग के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। यानी कि जो संगीत में नाटक है वो हरियाणा तथा मेरठ में सांग के नाम से प्रचलित हुआ। संगीतक सांग व स्वांग को हरियाणा का कौमी नाटक कहते हैं। ऐसा नाटक जिसमें संगीत है उसको हरियाणा का कौमी नाटक कहा है। जनरंजनकारी, हरेक व्यक्ति को मनोरंजन देने के लिए सांग विधा ने हरियाणा के लोकमानस पर जादुई प्रभाव डाला है। यानी ये एक ऐसी विधा है कि जो जादू जैसा प्रभाव हर व्यक्ति पर छोड़ती है। डॉक्टर शंकर दयाल यादव कहते हैं, सांग या सांगीत को संगीत का ही फूहड़ रूप मानते हैं कि ये है तो संगीत का ही रूप, जिसको संगीत के रूप में बदल करके एक तरह से संगीत के माध्यम से लयबद्ध करके नाटक को प्रस्तुत किया जाता है। श्री जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा कि इसका प्राचीनतम नाम संगीतक मानते हैं। उनकी धारणा है कि संगीतक ही बाद में सांगीत या सांग बन गया, यानी कि संगीतक से ही सांग शब्द की उत्पत्ति हुई है। संगीतक से सांगीत बना, फिर सांगीत से सांग बना है। इंद्रसेन शर्मा जी ने सांग को निश्चित रूप से संस्कृत के स्वांग शब्द का ही विकसित रूप माना है। आरंभ में सांग के लिए चाहे जो भी शब्द प्रयुक्त होता रहा हो, परंतु कुछ समय के बाद जाकर के इन सब में सांग शब्द ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। सांग को स्वांग कहा या संगीतक कहा, सांगीतक कहा, कुछ भी कहा, लेकिन लास्ट में जाकर के
अंत में सबने सांग शब्द ही स्वीकार किया है। संत कबीर के समय भी स्वांग अत्यंत आकर्षक रूप में होते थे। लोग कथा कीर्तन को छोड़कर स्वांग पर आकर्षित रहते थे। तभी तो कबीर जी को झुंझलाकर कहना पड़ा था, कथा होए तह श्रोता सोवई, वक्ता मुंड पचाया रहे, होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। क्योंकि लोगों को स्वांग देखना, ये संगीत में जहाँ महफिल होती थी, नाटक चलते थे, वहाँ पर बैठना तो उनको अच्छा लगता था। वहाँ उन्हें किसी प्रकार की सुस्ती नहीं आती थी। लेकिन जहाँ पर कथा सत्संग होता तो वहाँ पर वो आकर के आलस फैलाते थे, उनको सुस्ती आती थी, उनको रुचि नहीं होती थी। तो आज भी हम ऐसा देखते हैं। आरंभ में स्वांग का स्वरूप मुजरे की तरह था। नायक नायिका आदि मंच पर खड़े होकर अपना अपना अभिनय करते थे। सारंगी और ढोलक वाले उनके पीछे घूम घूम कर साज बजाते थे। इस प्रकार से यह एक अश्लीलता पूर्ण दृश्य हुआ करते थे। पंडित मांगेराम की रागनी में सांग परंपरा, अभिनय, मंच, वाद्य एवं वेशभूषा का समीक्षात्मक परिचय इस प्रकार दिया गया है। हरियाणा की कहानी सुन लो 200 साल की, कई किस्म की हवा चाली नई चाल की, एक ढोलकिया एक सारंगिया खड़े रहे थे, एक जनाना एक मर्दाना दो अड़े रहे थे। 170 साल बाद फिर दीप चंद हो गया, साजिंदे तो बना दिए और घोड़े का नाच बंद हो गया। चमोला को भूल गए, यूं न्यारा छंद हो गया कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ? क्योंकि अश्लीलता को छोड़ करके उन्होंने इसमें कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया। अश्लीलता को छोड़ करके इस तरह के सांग बनाए ताकि लोग अपने परिवार के साथ बैठकर भी देख सकें और सुन सकें। तो आगे हम देखते हैं कि सन 1750 के आसपास किशनलाल भाट ने आधुनिक सांगों की रचना की और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जिस ज्योति को किशनलाल भाट ने प्रज्वलित किया, 170 वर्ष के बाद उसी में पंडित दीपचंद ने स्वरूप परिवर्तन किया, उसका रूप बदला, उसमें कुछ परिवर्तन लाए और उनको समाज के सामने रखा। किशनलाल भाट के बाद सांग को संजीवनी प्रदान करने वाले बंसीलाल का समय 1800 ईस्वी माना गया है। इन्होंने मुख्य रूप से 3 सांगों की रचना की। उनके नाम इस प्रकार हैं: गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद और राजा नल। इसके बाद बंसीलाल के बाद अंबाराम ने सांगों के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बीच में सांग कला को अली बख्श की प्रतिभा को संबल मिला। इनके सांगों की धूम हरियाणा, मेरठ और मेवाड़ में खूब मची। यानी कि बंसीलाल के बाद अंबाराम ने सांगों को प्रचलित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके साथ ही उसी समय समकालीन बालक राम, अहमद बख्श, नेतराम और रामलाल ने भी सांग कला में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेतराम के गुरु शंकर दास नहीं चाहते थे कि पंडित नेतराम सांग की रचना करें, क्योंकि सभ्य समाज में इसे अश्लील समझा जाता था, क्योंकि इसमें सभ्यता नहीं थी, शिष्टाचार नहीं हुआ करता था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हरियाणा के सांग मंच पर एक प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें पंडित दीपचंद के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इस परंपरा को खूब विकसित किया। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में जब जवानों की जरूरत पड़ी तो सरकार ने दीपचंद जी से अनुरोध किया कि वे युवाओं को तैयार करें। उन्होंने अपने सांगों के माध्यम से हरियाणा में ये जादू भरे शब्द युवाओं के मन में भरे और उनको प्रेरित किया।
भर्ती होलियो रे थारे बाहर खड़े रंगरूट, इत राखो मधम बाणा और मिले फटिया पुराना, उत मिलेगा फुल बूट। इस तरह से उन्होंने प्रेरणा दी। फिर आगे है बाजे भगत। हरदेवा के शिष्य बाजे नाई की भी प्रसिद्धि हरियाणा में खूब फैली है। बाजे भक्त जी ने अपने रंग भरी रागनियों से हरियाणा के जनमानस को बीन बजाने वाले सपेरे की तरह मंत्र किलित कर दिया। यानी कि जैसे सपेरा सांप को अपने वश में कर लेता है, उसी तरह से इन्होंने हरियाणा वासियों को अपने सांग की सुंदर धुन में, लय में सबको आनंदित कर लिया, सबको मोह लिया। उनके सांगों में श्रृंगार रस की गहरी छाप होती थी, क्योंकि उन्होंने श्रृंगार रस से युक्त अपने नाटकों को लयबद्ध करके सांग के रूप में प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद हैं पंडित लक्ष्मी चंद जी। हरियाणा के सांग साहित्य को चरम सीमा पर पहुंचाने वाले, जो इस कला के सूर्य कहे जाते हैं, उनका नाम है पंडित लक्ष्मी चंद। इनको सांग शिरोमणि भी कहा जाता है। इनके आरंभिक सांगों में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, परंतु धीरे धीरे अपने गुरु मान सिंह के प्रभाव के कारण धार्मिक पौराणिक सांगों की भी इन्होंने फिर रचना की, जो कि भाव, भाषा, कला पक्ष, सौंदर्य, कौशल आदि सभी दृष्टियों से अद्भुत थे। लक्ष्मी चंद ने मार गिरे जब लकड़हारा गावन लाग गया, बहुत सी दुनिया पाछे रहेगी, नए नए सांग बनावन लाग गया। लक्ष्मी चंद का माई चंद था, काट बैल सी हाल्या करता, बागा मैं नौटंकी बन के खटोले से साल्या करता। पंडित मांगे राम लक्ष्मी चंद के शिष्य और उनके समय के थे। वो लक्ष्मी चंद से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। उनके सांगों के मूल में भक्ति भावना थी, धर्म और ज्ञान का मार्ग रहा। ऐसे सांगों की रचना ये करना चाहते थे जिनको बाप और बेटी इकट्ठे बैठकर देख सकें और सुन सकें, उसमें कोई अश्लीलता का भाव ना हो। पहले श्रृंगार और वीर रस का वर्णन बहुत ज्यादा हुआ। पंडित मांगे राम ने सामिकता एवं सुविधा अनुकूल अपने सांगों में स्त्री पात्रों को जम्पर तथा सलवार पहनाई, जिसकी जनता ने बहुत प्रशंसा की, यानी कि सभ्य रूप से सांग को प्रस्तुत किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांगों का विकास काफी लंबे समय से चला आ रहा है और उनकी प्रसिद्धि आज भी बनी हुई है। यह हरियाणवी समाज के लोकमानस के निकट है, क्योंकि सबको ये सांग बहुत पसंद आते हैं और कहीं ना कहीं हरियाणवी लोग अपने आप को इनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हरियाणवी संस्कृति को इन सभी सांगियों ने अपने सांगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया और हरियाणा समाज के मनोरंजन के माध्यम से लोकपद शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी किया। इनमें इन सभी का अमूल्य योगदान रहा है। सभी सांगियों ने अपनी रचनाओं के विशेष योगदान से हरियाणवी साहित्य को गौरवान्वित किया है। तो ये हमने सांग परंपरा के कुछ अंशों का अध्ययन किया है। अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले भूमिका के रूप में देवस्थली पर्वतराज हिमालय की पावन तलहटी में बसा हरिहर और हरियाणा का प्रतिनिधि। हरियाणा प्रदेश, हरियाणा राज्य केवल भारत ही नहीं अपितु समूची पृथ्वी पर स्वर्ग के समान एक राज्य है, प्रदेश है, स्थान है। हरियाणा में साहित्य सृजन की एक समृद्ध परंपरा रही है। हरियाणा में बहुत सारा साहित्य लिखा गया, उसमें हरियाणवी भाषा का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हरियाणवी लोक साहित्य की अपनी एक अलग पहचान है, जिसमें लोकगीत और सांग परंपरा बड़ी प्रभावशाली रही है। सांग हरियाणा की सुप्रसिद्ध नाट्य शैली है। जैसे हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश, पंजाबी में, सब भाषाओं में नाटक प्रसिद्ध हैं, तो उसी तरह से हरियाणवी भाषा में
नाटकों को संगीतमय करके जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो सांग, उनको सांग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हरियाणा में आज सांग की एक व्यापक परंपरा है। सांग साहित्य का विशद भंडार है। हरियाणवी लोक साहित्य में सांग साहित्य पर निरंतर लेखन कार्य हो रहे हैं। भारत में लोक नाट्य की परंपरा प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाटकों के साथ लोक नाट्यों का भी संकेत मिला है। लोक नाट्य अर्थात कि समाज में लोक भाषा में प्रचलित जो नाटक थे, जो छोटे छोटे नाटक प्रस्तुत किए जाते थे, नाटक शास्त्रीय परंपरा है। लोक नाट्य लोक परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, जनमानस में साधारण रूप से प्रस्तुत की जाने वाली परंपरा है। शास्त्रीय नाटक परंपरा और लोक नाट्य परंपरा दोनों में ही अभिनय के तत्व होते हैं, उनको मंच पर दर्शाया जाता है। नाटकों के मंचन के लिए एक विशेष प्रकार के प्रेक्षागृह अर्थात प्रेक्षागृह या थिएटर मंच की आवश्यकता होती है। लोक नाट्य का अभिनय, लोक नाट्य यानी कि सामान्य नाटक, साधारण नाटक जो होते हैं वो किसी भी चौपाल, चौराहे, बाजार, खुले मैदान में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि जो शास्त्रीय नाटक हैं उनको तो एक बड़े मंच की, थिएटर की और एक पूरा ही स्थान होता है, मंच की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तो कहीं भी खड़े होकर के प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। आज तो लोक नाट्यों की परंपरा को चलते चलते या नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग भी कहा जाता है। तो इस तरह से लोक नाट्य जो परंपरा चली आ रही थी उनको चलते चलते ये नाम दिया गया है, नुक्कड़ नाटक का नाम दिया गया है, सांग कहा गया है। रिहर्सल की आवश्यकता तो इन दोनों में ही होती है। तो ये रिहर्सल करके आते हैं और कहीं भी जाकर के चौराहे में है या कहीं भी खड़े होकर के चौपाल में, खुले मैदान में प्रस्तुत कर देते हैं। सांग का अर्थ और परिभाषा। सांग शब्द स्वांग का तद्भव रूप है। इसका अर्थ है भेष भरना, रूप भरना या नकल करना। दूसरे का रूप धारण करने के लिए जो वेश धारण किया जाता है उसे स्वांग कहते हैं। इन स्वांगों के अनुकरण में मूल की प्रतिछाया रहती है, यानी कि वो जिसकी नकल कर रहे होते हैं या तो उसका रूप लेकर के चलते हैं या उसकी तरह वाणी के अंदर नकल की जाती है, उनके स्टाइल का नकल के रूप में दर्शाया जाता है। परिभाषा में बताया गया है, डॉक्टर महेंद्र भानावत लिखते हैं, अनुकरणकर्ता विवेकपूर्ण वेशपूर्ण परिवर्तन करके अपने खेल तमाशे इस ढंग से प्रदर्शित करता है कि कभी कभी मूल और अनुकरण का भेद करना ही कठिन हो जाता है। यानी कि कईयों को देखते हैं, जैसे बाजार में भी कोई छोटे छोटे भी बच्चे हनुमान बन के घूम रहे होते हैं, वो भी एक सांग है, स्वांग है। तो इस तरह से उनको देख करके जो उनकी नकल कर रहा है तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल ही सचमुच असली के दिखाई दे रहे हैं। तो मूल अर्थार्थ जो असली वाले हैं, अनुकरण का भेद करके, अनुकरण का जो अनुकरण यानी कि नकल करते हैं, तो असली और नकली में अंतर करना भी मुश्किल हो जाता है। धोखा देने के लिए ढोंग अथवा आडंबर के रूप में जो वेश परिवर्तन किया जाता है वो भी स्वांग कहलाता है। स्वांग भरना हिंदी का एक प्रसिद्ध मुहावरा भी है, जिसका अर्थ है असली की नकल करना, मूल की नकल करना। खड़ी बोली के लोक जीवन में स्वांग को ही सांग कहते हैं। सांग में गायन भी है, वादन, नर्तन, नृत्य है, अभिनय का समन्वय होता है। उसमें सब कुछ है, गीत भी होंगे और वाद्य यंत्र होंगे, नृत्य भी होगा और नाटक भी होगा। मुख्यतः यह पुरुषों का अभिनय है, नारी पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। सांग विशेषतः हरियाणा का लोकप्रिय नाट्य है और ये नाटक भी लय से बंधा हुआ है, संगीतमय है। उद्भव और विकास की जब हम बात करें
हरियाणा में सांग परंपरा एक प्राचीन एवं लंबी परंपरा रही है। सांग विधा का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर शंकर दयाल यादव ने इस प्रकार किया। पूर्व दीपचंद युग, लक्ष्मीचंद युग और उत्तर लक्ष्मीचंद युग। कि दीपचंद से पहले का समय, लक्ष्मीचंद का समय जो था, और उसके बाद लक्ष्मीचंद जी के बाद का समय। श्री रघुवीर सिंह मथाना ने पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणवी सांग के इतिहास का केंद्र बिंदु मानकर उसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। श्री रघुवीर सिंह मथाना जी ने पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणवी सांग परंपरा के इतिहास का केंद्र बिंदु, मुख्य बिंदु मानकर उसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। उनके अनुसार पूर्व लक्ष्मीचंद गुप्त, लक्ष्मीचंद से पहले का समय, फिर लक्ष्मीचंद गुप्त जी का समय, फिर उत्तर लक्ष्मीचंद गुप्त कि उनके बाद का समय। डॉक्टर विजयेंद्र सिंह ने सांग के विकास को 3 युगों में बांटा है। प्रारंभिक युग 1750 से 1850, मध्य युग 1850 से 1950 और वर्तमान युग 1950 से अब तक का समय। डॉक्टर बाबू राम जी ने वर्गीकरण इस प्रकार किया। संक्रमण युग 1200 से 1750, प्रारंभिक युग 1750 से 1850, उत्कर्ष युग, उन्नति का युग यानी 1850 से 1950, आधुनिक युग 1950 से अब तक का समय। यानी इन सब ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इस विधा के उद्भव व विकास का सार रूप वर्णन इस प्रकार है। संक्रमण युग हरियाणवी सांग परंपरा का यह युग 1200 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में हरियाणा में सांग परंपरा का उद्भव हुआ माना जाता है, यानी प्रारंभ माना जाता है। श्री राम नारायण अग्रवाल के मत के अनुसार 11वीं सदी में पंजाब के मल्ल नामक जाट, रावत नामक राजपूत और रंगा नामक जुलाहे ने मिलकर एक स्वांग मंडली बनाई। तो ये 3 थे, पंजाब के मल्ल नामक जाट, रावत नामक राजपूत और रंगा नामक जुलाहे ने। तो इन लोगों ने गांव गांव घूम घूम कर स्वांग द्वारा जनता का मनोरंजन किया। बाद में यही स्वांग परंपरा हरियाणवी सांग के नाम से प्रसिद्ध हो गई। हरियाणा के सुप्रसिद्ध सांगी रामकृष्ण व्यास सांग का प्रारंभ 13वीं शताब्दी से नारनौल के निवासी गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल से मानकर हरियाणा में सांग का प्रवर्तन मानते हैं। उन्होंने माना है कि नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था। सांग शुरू किया सन 1206 साल था। नाचे गावे चेतन चेला करे कमाल था, सोनी स्वैया ठुमरी सोरठा गावे ख्याल था। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने सांगों पर प्रतिबंध रोक लगवा दी। उसने मुजरों और नाच गाना और सभी मनोरंजन की विधाओं को बंद कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सन 1909 में उस समय के सुप्रसिद्ध कवि बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने फिर से सांग परंपरा को प्रारंभ किया। किशन लाल या स्वांग भाट ने सांग कला के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, तो उन्होंने फिर से शुरू करके उसमें बदलाव लाया। संक्रमण काल में हुए किशन लाल भाट सांगों के पितामह कहे जाते हैं। प्रारंभिक युग देखें, शुरू का युग जो है तो ये तो था संक्रमण काल, जो परिवर्तन का काल था। हरियाणवी सांग परंपरा का दूसरा चरण प्रारंभिक युग के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1750 से लेकर 1850 ईस्वी तक है। सर्वप्रथम सादुल्ला ने सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्हें मेवाती जनकवि होने का गौरव प्राप्त है। हरियाणवी सांग को संजीवनी प्रदान करने में बंसीलाल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। गुजराती ब्राह्मण अंबाराम सांगी का योगदान भी अविस्मरणीय है, याद करने के योग्य है। अनेक सांगियों ने अपने सांगों के माध्यम से
अनेक यानी कि उन्होंने रचनाएं लिखी। हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे है तीसरा चरण, उत्कर्ष युग। पहले परिवर्तन का समय था, फिर प्रारंभ का समय था, फिर है विकास का समय, उन्नति का समय है। उत्कर्ष युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को सांग साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका समय 1850 से 1950 तक का है। इस युग का प्रारंभिक दौर भक्ति भावना से ओतप्रोत रहा। इस युग में सर्वप्रथम अली बख्श के सांगों की धूम मची। तो सबसे पहले अली बख्श जी ने भक्ति युक्त सांगों की रचना शुरू की और उनका प्रचार प्रसार हुआ। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्यों धानिया मानिया ने इस परंपरा को बनाए रखा। इस युग में सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में योगेश्वर बालक राम, अहमद बख्श थानेसरी, बाबा हीरादास उदासी आदि के नाम बड़े आदर से लिए जाते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी के रूप में मशहूर ताऊ सांगी हुए हैं, जिन्होंने सांगों का प्रणयन कर योगदान दिया। उनकी सांगों में अति विशेष रुचि रही थी। आगे है आधुनिक युग, वर्तमान समय। हरियाणवी सांग परंपरा का चौथा युग आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस युग की समय सीमा 1950 से लेकर अब तक है। इस युग में सर्वप्रथम मांगे राम सांगी ने अपने सांगों से धूम मचाई। मांगे राम पंडित लक्ष्मी चंद के शिष्य थे। उन्होंने लगभग 40 सांगों की रचना की। आधुनिक युग में सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में पंडित मांगे राम के समकालीन, उनके साथ के और उनके पश्चात के भी 2 दशक तक श्री धनपत सिंह के सांगों की हरियाणा के जनपदों में खूब धूमधाम रही है। चंद्रलाल, श्री कृष्ण चंद्र शर्मा, भारत भूषण सांधीवाल, डॉक्टर रणबीर सिंह दैया, सुभाष चंद्र शास्त्री आदि ने हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर जो हमने ऊपर वर्णन किया है, उसके आधार से हम कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में सांग मनोरंजन का ही साधन नहीं, अपितु जीवन के विविध पक्षों को उजागर करने वाली सशक्त विधा है। सांग जो है, सांग विधा हरियाणवी भाषा की एक समृद्ध निधि है, इसकी समृद्ध परंपरा है, क्योंकि सांगों के माध्यम से ही एक रुचिकर माध्यम से हरियाणा प्रदेश के निवासियों को, अब तो विश्व भर के निवासियों को संदेश देने में ये अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि कुछ भी उपदेशात्मक है, संदेशात्मक है, कोई भी विवेचन है या कोई भी प्रचार प्रसार करना है या किसी भी तरह से जनता को जागरूक करना है, उसके लिए वो सांगों के माध्यम से, संगीतमय नाटकों के माध्यम से रुचिकर बना करके, क्योंकि लोगों को यही आकर्षण का विषय लगता है, तो उनको प्रेरणा देने के लिए सांग अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो उनकी रचना करने वाले सांगी इस प्रकार से जो भी लेखक हैं या फिर उनका जो नाट्य प्रदर्शन करते हैं, उनकी विशेष भूमिका रहती है जन जन को प्रेरित करने में। तो ये था सांग परंपरा का विस्तृत वर्णन जो हमने पीपीटी के माध्यम से और इन नोट्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो उनके बारे में कुछ पहले अंश प्रस्तुत किए, फिर ये उनका जो काल विभाजन रहा, उद्भव और विकास का समय आपके सामने रखा है। आशा है आपको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।